प्यारे बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू द अकाउंट्स वाला रिगार्ड्स श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि हम लोग आपको लाइव आए थे और आपको बताए थे कि यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो उसी वादा के मुताबिक मैं आप लोग के सामने इंडियन इकोनॉमी को प्रेजेंट करने के लिए आ गया हूँ। और आज हम लोग अपना पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आए हैं, एमसीक्यू प्लस क्वेश्चन आंसर। और कंप्लीट सॉल्यूशन 40 मार्क्स जो इंडियन इकोनॉमी से आ रहा है आप लोग का, उस 40 मार्क्स को आप लोग पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको आज यहाँ मिल रहा है। तो देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिए, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन विच इंडस्ट्री डिड इंडिया एक्सेल। यानी ब्रिटिश का इंडिया में कंप्लीट डोमिनेशन से पहले इंडिया में कौन सा ऐसा इंडस्ट्री था जो सबसे ज़्यादा प्रिवेल करता था। तो हम लोग का ऑप्शन है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, प्रीसियस स्टोन वर्क्स और ऑल ऑफ द एबव। तो आपको जैसे पता है जब ब्रिटिश इंडिया में नहीं आया था तो हम लोग के पास ये तीनों इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड फेमस था इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कॉटन और प्रीसियस स्टोन वर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग टुक अटेम्प्ट्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन ऐसा व्यक्ति थे जो इंडिया में सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का कोशिश किए थे। तो फर्स्ट है दादा भाई नौरोजी, फिंडले सिरास, VKRV राव एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका भी आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। लेकिन याद रखना है अगर इसमें पूछ दे कि फर्स्ट पर्सन हु कैलकुलेट द नेशनल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, आंसर विल बी दादा भाई नौरोजी। क्यों? क्योंकि ये 1867-68 में सबसे पहले कैलकुलेट करके बताए थे कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम ₹20 है। उसके बाद आपको पता है फ्रिंडले सिरास, ये फ्रिंडले सिरास लगभग 1889 में कैलकुलेट किया था इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद VKRV राव आपको जैसे पता है 1931-32 में इंडियन इकोनॉमी को कैलकुलेट करने का कोशिश किए थे। तो इसका तो आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, लेकिन अगर फर्स्ट पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द colonial government made on sincere attempts to estimate India's national and per capita income, but most studies found that India's national income growth in the pre-independence era as per capita income growth was dash। कहने का मतलब इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा बहुत क्वांटिटी में जो कैलकुलेट किए थे ब्रिटिशर्स इंडियन इकोनॉमी को, तो किस ग्रोथ रेट से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रहा था, यानी जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या था और पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट क्या था, ये इस क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। क्लोज टू 5%, यानी 5% क्या, जीडीपी ग्रोथ रेट, और मोर देन 2%, यानी कि पर कैपिटा इनकम 2%। नेक्स्ट, लेस देन 3%, मोर देन 1%, यानी जीडीपी लेस देन 3% एंड पर कैपिटा इनकम मोर देन 1%। नेक्स्ट, क्लोज टू द 0.5%, ऑलमोस्ट 0%, यानी लगभग 0.5% जीडीपी ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम 0। और 4, लेस देन 2% एंड क्लोज टू 0.5%। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था, लेस देन 2%, और पर कैपिटा इनकम क्या था, क्लोज टू 0.5% के आसपास पर कैपिटा इनकम था। नेक्स्ट, अंडर द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट द जमींदार्स ड्यू टू द स्टेट वर फिक्स्ड, व्हाट डिड दिस मीन फॉर द कल्टीवेटर। जैसा कि आपको पता था कि इंडिया में सबसे पहले जमींदारी सिस्टम किसने लेके आए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब ये जमींदारी सिस्टम आया था इंडिया में, 1793 में। इसी को परमानेंट सेटलमेंट भी हम लोग बोलते हैं। तो वही बोला जा रहा है, ये क्या था, एक फिक्स था। तो व्हाट डिड दिस मीन फॉर द कल्टीवेटर्स के लिए, इसके लिए क्या मतलब था। तो दे रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट टू इंक्रीज प्रोडक्शन, दे वर एक्सप्लॉइटेड एंड फोर्स्ड टू पे रेंटलेस ऑफ द प्रोड्यूस, दे हैड सपोर्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स अगेंस्ट द ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, और दे वर फोर्स्ड टू शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप्स लीडिंग टू द फूड स्कार्सिटी।
तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दे रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट। क्या लैंड सेटलमेंट जो था इंडिया में जमींदारी सिस्टम वो इन्वेस्टमेंट सपोर्ट करता था लैंडलॉर्ड्स को? तो नहीं। दे वर एक्सप्लॉइटेड एंड फोर्स्ड टू पे रेंट रिगार्डलेस ऑफ द प्रोड्यूस। डेफिनेट सी बात है, उसको जमींदारी सिस्टम में जमींदार को प्रोडक्शन हो ना हो कोई मतलब नहीं है, बस उसको रेंट से मतलब था। और जमींदार को भी वो रेंट देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो कि फिक्स था। तो जमींदार वही चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके हम फार्मर से लैंडलॉर्ड से ज़्यादा हम लोग टैक्स को कलेक्ट करें, जिससे मेरा भी बेनिफिट हो। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस द स्टेगनेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मेनली कॉज्ड बाय। स्टेगनेशन मतलब एकदम रुका हुआ, ग्रोथ नहीं कर रहा है। क्या मेन पर्पस था, क्या मेन कॉजेज था कि एग्रीकल्चर जो भी सेक्टर था वो ग्रो नहीं कर पा रहा था? तो इन्वेस्टमेंट इन द टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चरल फैसिलिटी, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी और लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो क्या ऐसा सिस्टम था जिसके कारण एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर पा रहा था? तो इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी हो नहीं सकता है, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर फैसिलिटी हो नहीं सकता। अगर इन्वेस्टमेंट होता तो एग्रीकल्चर ग्रो करता। एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेफिनेट सी बात है नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, लैंड सेटलमेंट। यही लैंड सेटलमेंट सिस्टम जिसको हम लोग जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, जिसके कारण एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप्स। अब कैश क्रॉप्स मतलब कैश क्रॉप्स किसको बोलते हैं, वैसा क्रॉप जिसको ग्रो किया जाता है कंजप्शन के लिए नहीं बल्कि सेल करने के लिए, तो उसको कैश क्रॉप बोलते हैं। तो व्हीट, राइस, कॉटन, क्या होगा? आप डेफिनेट सी बात है कॉटन। कॉटन क्या है, एक कैश क्रॉप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको हम लोग टिस्को बोलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया बाय ब्रिटिश और ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, यानी कि जो इंसिडेंट इसमें पहले हुआ था उसको पहले रखना है, जो बाद में हुआ था उसको बाद में रखना है। ऑप्शन 4213, 1432, 2341, 3421। तो देखिए सबसे पहले द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब है, आपको पता है 1921 को हम लोग ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1907। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया कब हो जाएगा, 1850। और ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल 1869। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो गया सबसे पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ था इसमें, तो ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल 1 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद और एक ही ऑप्शन है जो 4 में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑन द, एक सेकेंड थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी मिस्टेक। देखिए सबसे पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ था, तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया ब्रिटिश यानी कि 2। उसके बाद हो गया ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल 4, और फिर टिस्को यानी कि 2 और 1, 2421, सॉरी 3 है ना ये, 3421। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पब्लिक सेक्टर के बारे में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। नेक्स्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट है द लार्ज पब्लिक सेक्टर वाज ऑपरेशनल। क्या बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर ऑपरेशनल था जब इंडिया ब्रिटिश यहाँ पे था, ब्रिटिश के जाने से पहले, जस्ट पहले? तो बिल्कुल भी नहीं। द पब्लिक सेक्टर एक्सक्लूडेड रेलवे एंड पोर्ट्स। द पब्लिक सेक्टर एक्सक्लूडेड रेलवे एंड पोर्ट्स। पब्लिक सेक्टर में रेलवे और पोर्ट्स नहीं आता है, गलत बात है। पब्लिक सेक्टर में रेलवे और पोर्ट्स दोनों आता है। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशनल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड इट मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, कुछ लिमिटेड एरिया में था, जैसे रेलवे था, पोर्ट था, ये सब था जो पब्लिक सेक्टर का यहाँ पे ऑपरेशनल था, अदरवाइज नहीं था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डिड द ब्रिटिश राज इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी द मोस्ट। इम्पैक्ट यानी सबसे ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिश राज ने कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसपे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है द ब्रिटिश मेड इंडिया एन एक्सपोर्टर ऑफ
cotton from an exporter of cloth, which lead to large scale unemployment. Second, the establishment of railways by the British provided short term employment for many Indians. Next, the British expanded their army with Indian sepoy and fought in wars overseas, and the British provided tax concession to rural farmers and लैंडलेस लेबर्स. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. द ब्रिटिश मेड इंडिया एन एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन. आपको पता है कि ब्रिटिश का पर्पस ही था कि इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बनाना. तो इसका आंसर ए हो जाएगा. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. एडवर्स मतलब निगेटिव इम्पैक्ट. ठीक है, निगेटिव इम्पैक्ट ब्रिटिश का क्या पड़ा था इंडिया पे? इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इन इंडिया, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया. अब आपको पता है इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट था. इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था. इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे पॉजिटिव इम्पैक्ट था. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चेंज द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. जैसे आपको पता है इंडिया क्या था, पहले एक्सपोर्टर के लिए जाना जाता था, और ब्रिटिश ने क्या किया, इंडिया को एक्सपोर्टर तो बना दिया बट सिर्फ रॉ मटेरियल का. तो आंसर बी हो जाएगा. नेक्स्ट, असर्शन स्टेटमेंट क्या है? इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स या प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस इन ब्रिटेन. डेफिनेट सी बात है, सही है. उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. अब क्वेश्चन बड़ा देख के बहुत बच्चे डर जाते हैं कि क्या होगा आंसर. टफ क्वेश्चन है. क्वेश्चन कुछ नहीं टफ है, बस आपको पढ़ना है, थोड़ा सा पेशेंस रख के. कह रहा है कि इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स. डेफिनेट सी बात है, प्राइमरी प्रोडक्ट जिसको हम लोग रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, उसका इंडिया क्या बन गया था? एक्सपोर्टर. और फिनिश कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन ब्रिटेन. सिंपल सा, उसी रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स तैयार होता था कहाँ पे? ब्रिटेन में. तो सही है. उसके बाद उसका जो रीजन है, कारण क्या है, तो वही हम लोग देख रहे हैं, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन. सिंपल सा रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी था ही, यानी कि जो भी कमोडिटी था उसका प्रोडक्शन में रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था इंडिया में, सिर्फ रॉ मटेरियल को ही यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता, अदरवाइज कुछ नहीं. उसके बाद ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड, निगेटिव अफेक्टेड था क्या? द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. जो पहले इंडिया का एक्सपोर्टर था उसको इंपोर्टर बना दिया. तो डेफिनेट सी बात है कि ये असर्शन इस रीजन को फुलफिल कर रहा है. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आंसर क्या हो जाएगा? ए. नेक्स्ट, फिर से असर्शन. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्वेज कैनाल. आपको पता है, मैंने बताया था स्वेज कैनाल कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? 1869 में. और स्वेज कैनाल एस्टैब्लिशमेंट होने क्या हो गया था? तो इंटेंसिफाइड ब्रिटेन्स कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड. और रीजन इसका क्या है? द यूरोपियन नो लॉन्गर हैड टू ट्रेवल अराउंड अफ्रीका टू रीच इंडिया. आपको पता है जब स्वेज कैनाल नहीं था तो इन ब्रिटिशर्स कहाँ से कैसे आता था इंडिया? उसका रूट क्या था? तो रूट था ब्रिटिशर्स ब्रिटेन से निकलता था, अटलांटिक ओशन में जाता था, और ठीक उसके नीचे आते हुए अफ्रीका को क्रॉस करते हुए फिर वो इंडिया पहुंचता था. तो बहुत एक लंबा रूट हो जाता था, समय भी बहुत ज़्यादा लगता था, एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होता था. लेकिन जैसे ही 1869 में स्वेज कैनाल बन के तैयार हुआ तो ब्रिटिशर्स सीधे मेडिटेरियन सी आता था, मेडिटेरियन सी रेड सी क्रॉस करते हुए सीधे अरेबियन सी में और फिर इंडिया में पहुंच जाता था. तो काफ़ी समय का भी बचत हुआ और बिजनेस को भी काफ़ी ज़्यादा उसके बाद से बढ़ावा मिलने लगा. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स नहीं होगा. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू नहीं होगा. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज एक्सप्लेन ए. डेफिनेट सी बात ये एक्सप्लेन करता, क्यों? क्योंकि जब स्वेज कैनाल बन गया था तो यूरोपियन लॉन्गर हैड टू ट्रेवल अराउंड अफ्रीका टू रीच इंडिया. अब ज़्यादा दूर उसको ट्रेवल करने की जरूरत नहीं पड़ता था अफ्रीका से जो पहले इंडिया आता था. नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्टेड? भारत में पहली बार ऑफिशियल जनगणना कब किया गया? ये क्वेश्चन 1881, 1891, 1921 और 1931. तो इसका आंसर हो जाएगा 1881. तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था इंडिया में? 1881. हालांकि इंडिया में सेंसस तो इससे भी पहले हो चुका था 1872 में, ठीक है, लेकिन एक ये आप बोल सकते हैं कि एक प्रयोग के तौर पे था, ठीक है. लेकिन ऑफिशियल सेंसस अगर आंसर आएगा तो आंसर हो जाएगा 1881. लेकिन इंडिया में पहली बार सेंसस हो गया था उससे पहले 1872 में. और 1881 में जब सेंसस हुआ था उसके बाद कंटिन्यू 10 साल पे हम लोग का सेंसस होता चला आ रहा है.
नेक्स्ट, इंडिया इंटर द डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर द ईयर 1921। इंडिया किस स्टेज में पहुंचा था? फोर्थ में, सेकेंड में, थर्ड में और फर्स्ट में? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड स्टेज में। अब सेकेंड स्टेज क्या हो जाता है? पूरी तरह से डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन है वो 5 डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है अकॉर्डिंग टू माल्थस, ठीक है। और सेकेंड कहने का मतलब ये है कि, और ये कब हुआ था? 1921 में पहुंचा था। यानी इसके बाद एक स्टेगनेंट ग्रोथ जो होता है, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूस ग्रोथ, उसके बाद इंडिया ने पकड़ा था। यानी कि इंडिया में पॉपुलेशन का 1921 के बाद एक कंटिन्यूस ग्रोथ पकड़ा था। उसके बाद, उससे पहले इंडिया में 1921 से पहले एक कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, कभी पॉपुलेशन घट जाता था। हालांकि 1921 में जो सेंसस हुआ था उसमें पॉपुलेशन निगेटिव में था, लेकिन उसके बाद इंडिया सेकेंड, और जैसे अभी हम लोग देख सकते हैं कि जितना भी अफ्रीकन कंट्री है, मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्री अभी है सेकेंड स्टेज में और इंडिया अभी थर्ड स्टेज में है। यानी कि सेकेंड स्टेज मतलब एक होता है बर्थ रेट और एक होता है डेथ रेट। तो बर्थ रेट ज़्यादा हो जाता है किससे? डेथ रेट से। तो तब सेकेंड ट्रांजिशन फेज में पहुंच जाता है और इंडिया अभी थर्ड ट्रांजिशन फेज में। लेकिन बर्थ रेट तो है, लेकिन डेथ रेट ये भी हाई है और ये भी लो है, ठीक है। ये हाई है और ये लो है, इसको बोलते हैं थर्ड स्टेज, और इंडिया अभी थर्ड स्टेज में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड स्टेज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटनेस इंक्रीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? इसमें से कौन सा ऐसा है जो ब्रिटिश रूल में इंडिया में इंक्रीज हुआ था? इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जैसे कि आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, IMR, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और इंडिया में ये ब्रिटिश के टाइम में इंक्रीज हुआ था। और एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में कितना था IMR? आपको पता है IMR था 218, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ आवर कंट्री? यानी कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम लिटरेसी रेट इंडिया का कितना था? लेस देन 15%, लेस देन 14%, लेस देन 16% और लेस देन 7%। तो इसका आंसर हो जाएगा लेस देन 16%। यानी इंडिया में 16% से भी कम लिटरेसी रेट था। और अभी करंट का बात करें तो हम लोग का लिटरेसी रेट कितना है? लगभग 74%, अकॉर्डिंग टू 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस व्हाट वाज IMR? तो जैसा हम लोग पहले भी देखे थे, IMR कितना था? 218। नेक्स्ट, इन 1951 डैश ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। यानी 1951 में इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने परसेंटेज लोग इंगेज थे? 40%, 65%, 50% या 75%? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 75%। 75% एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्री में कितने थे? इंडस्ट्री में थे 10% और सर्विस सेक्टर में कितने थे? सर्विस में थे 15%। यही नेक्स्ट असर्शन है, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया इन 1850 which is considered one their most important contribution. The British had India's best interest in mind while developing the infrastructure. यानी कि assertion ये है, statement ये है कि the British introduced railway in India in 1850 which is considered one their most important contribution. Definite सी बात है ही, most contribution था उसका, most important contribution था किसका? ब्रिटेन का, इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस करना। उसके बाद उसका रीजन क्या है? द ब्रिटिश हैड इंडियाज बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड व्हाइल डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या ये सही है? ब्रिटिश के माइंड में इंडिया को डेवलप करने का एक बहुत बड़ा खाका तैयार था जिसके कारण रेलवे को लाया गया? तो ये बिल्कुल भी नहीं था। ब्रिटिश रेलवे भी लाया था तो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए लाया था, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत मदद करता। तो ये रीजन गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तो चलिए यहाँ तक आपका था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव इसका कंप्लीट, बस इतना आपको देख लेना है इस चैप्टर से, ठीक है। उसके बाहर आपका नहीं आने वाला है। तो इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देख लेना है, कम से कम 2 बार देखना है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके बाद आप लोग को इस चैप्टर से कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसी को 1-2 बार ढंग से देख लेना है, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
What policies of the colonial government lead to the low level of economic development during the pre-independence period? सिंपल सी बात है, व्हाट पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है, लीड टू द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलप, कौन सा ऐसा पॉलिसी था जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पा रहा था या कर भी पा रहा था, बहुत लो. द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड लीड टू अ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. अब इसको आंसर हम लोग लिखेंगे, वही क्या लिखेंगे, तो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट एम्ड एट द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ colonial economic interest. उसके बाद इंडियन बिकम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटिश इंडस्ट्री, ये सब रीजन था. उसके बाद इंडिया बिकम अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड फ्रॉम ब्रिटेन. यानी कि सिंपल सी बात है, पहला क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट एम एट द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट. जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का पॉलिसी था, वो पॉलिसी था जो उस कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश के इकोनॉमी को बढ़ावा देना. उसके बाद इंडियन बिकम सप्लायर ऑफ रॉ, इंडियन को एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया था, एक्सपोर्टर बना दिया था, और फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर बना दिया था. उसके बाद इंडिया बिकम कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन. सिंपल सी बात है, जो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री फल फूल गया था इंडिया के रॉ मटेरियल और पैसा के बदौलत ब्रिटेन में, उसी ब्रिटेन से जो फिनिश्ड गुड्स निकलता था उसका इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट हो चुका था और मार्केट बनाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था. तो जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी देखे हैं कि बहुत लो था, 75% जो इंडिया का पॉपुलेशन इंगेज था एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ग्रो 2% से भी कम ग्रोथ रेट से इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा था. तो कंडीशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, स्लो ग्रोथ एंड लो प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं था, कोई भी टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, ये सब फैसिलिटी इंडियन एग्रीकल्चर में अवेलेबल था नहीं. उसके बाद प्रिविलेंस ऑफ द जमींदारी सिस्टम, और सबसे बड़ा कारण था जमींदारी सिस्टम. प्रोडक्शन हो ना हो, जमींदार को टैक्स चाहिए, रिवेन्यू चाहिए, ठीक है. उसके बाद लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का तो नामो निशान नहीं था. लैक ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटी एंड निग्लिजेबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का भी यूज़ नहीं था, और टेक्नोलॉजी का, इरिगेशन का यूज़ नहीं था. आपको पता है इरिगेशन का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं था. अभी इंडिया लगभग 76-77 इंडिपेंडेंट हो चुका है, उसके बावजूद भी इंडिया का जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है उसका ओनली 50% एरिया पे ही हम लोग एग्रीकल्चरल एरिया पे ही हम लोग इरीगेशन फैसिलिटी अवेलेबल करवा पाए हैं अभी तक. तो सोच लो आप, उस समय में ब्रिटेन के टाइम में, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम में क्या सिचुएशन रहा होगा. उसके बाद लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड दी सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल, ये सब का तो कोई बात ही नहीं था. तो यही सब कारण था जिसके कारण इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर था काफ़ी खराब था, और ये सिचुएशन था इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम का. नेक्स्ट, स्टेट द रीजन ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. वही रीजन था, ठीक है. क्या रीजन था, तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम. पहला रीजन क्या था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम. अंडर द जमींदारी सिस्टम, द जमींदार एक्सप्लॉइटेड द कल्टिवेटर्स. दे वर ओनली बोदर्ड अबाउट रेंट कलेक्शन रेदर देन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द लैंड. अब जमींदारी सिस्टम क्या होता है, तो यानी कि जमींदारी सिस्टम होता है, ब्रिटिश ने, मैंने बताया था आपको कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे 1793 में जमींदारी सिस्टम को एस्टेब्लिशमेंट किया था और स्टार्ट किया था. तो जमींदारी सिस्टम में किसी एक एरिया पे, उस एरिया का जितना भी ज़मीन है उस ज़मीन को उस जमींदार के अंदर दे दिया जाता है. यानी कि एक लैंड को, रिवेन्यू को फिक्स करने के लिए ब्रिटिश ने इस सिस्टम को लेके आया था. अब जमींदार के अंदर में जितना भी लैंड है, जमींदार में का भी उसमें शेयर होता था. यानी जितना भी टैक्स कलेक्ट करके, रिवेन्यू कलेक्ट करके जमींदार लेके आता था, उसका कुछ पार्ट अपने पास रखता था और कुछ पार्ट, मैक्सिमम पार्ट यानी 10/11 पार्ट जमींदार को, ब्रिटिश को देना होता था, और 1/11 अपने पास रखना होता था. तो जमींदार का मोटिव ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टैक्स कलेक्ट करें ताकि हमको भी प्रॉफिट हो और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हम लोग रिवेन्यू को दे सके. तो यही एक रीजन था जिसके कारण जमींदार सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता था, और जमींदार के ऊपर किसका हाथ था, उसके सर पे हाथ था ब्रिटिश का. नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ रिवेन्यू सेटलमेंट, वही टर्म्स था, उसी को टर्म्स में सनसेट रूल हम लोग बोलते हैं, ठीक है. कि दिन फिक्स था सनसेट रूल में कि इस दिनों तक सूर्योदय से, सूर्यास्त से पहले, सनसेट से पहले सभी जमींदार को टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को जमा होता था, जिसके कारण जमींदार ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके किसानों से टैक्स कलेक्ट करता था. उसके बाद द टर्म्स ऑफ रिवेन्यू सेटलमेंट फोर्स टू द जमींदार टू एक्ट इन द अबव मैनर दैट्स फॉर डिपोजिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रिवेन्यू वर फिक्स्ड. वही रिवेन्यू फिक्स था, फॉलोइंग विद द जमींदारी वर टू क्लोज देयर
लूज देयर राइट्स, यानी कि उस डेट तक, सनसेट तक जमींदार अगर कलेक्ट करके सारा रिवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को नहीं देता था तो जमींदारी उसकी छीनी जा सकती थी, फिर दूसरे को जमींदार बनाया जाता था। और जिसके कारण इस सब का असर किस पे होता था? किसानों पे। जमींदार एक्सप्लॉइट करके ज़बरदस्ती किसानों से ज़्यादा टैक्स को कलेक्ट करता था। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद लैक ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटी, जो पहले भी हम लोग मेंशन कर चुके हैं। निग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर का यूज तो बिल्कुल भी था ही नहीं। उसके बाद लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डिसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट वर द एम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्या इकोनॉमिक पॉलिसी था कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो इंडिया में उन्होंने लागू किया था? द मेन्स एम ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, उसका मेन फोकस यही था कि ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था उसको बढ़ावा देना। उसके बाद सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लीडिंग टू द स्टेगनेंट इकोनॉमी। धीरे धीरे एकदम सिस्टम से, जैसे ही उन्होंने आया तो ब्रिटिश जब यहाँ पे आया था तो मैंने बताया था इंडिया क्या था, एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर था। किसका? फिनिश्ड गुड्स का, ठीक है, और उसके खास करके हैंडीक्राफ्ट का, ठीक है। और ब्रिटिश जब आया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इसी एक्सपोर्टर को धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको ही ख़त्म कर दिया और इंडिया एक्सपोर्टर ना होके, एक्सपोर्टर तो रहा लेकिन फिर सिर्फ रॉ मटेरियल का। तो ये एक पॉलिसी था। उसके बाद मेकिंग इंडिया रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। और इंडिया के ही पैसा से ब्रिटेन में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाया गया था, उस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को खपाने के लिए यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल जाता था। यानी इंडियन इंडस्ट्री को पूरी तरह से ख़त्म करके और इंडस्ट्री को फुलाया गया कहाँ पे? ब्रिटिश में। उसके बाद मेकिंग इंडिया स्प्रॉबलिंग मार्केट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑन दूज इंडस्ट्री, यानी कि ब्रिटेन के इंडस्ट्री में जो भी फिनिश्ड गुड तैयार होता था उस तैयार गुड्स से इंडिया को बाजार बनाना था। यानी कि उस तैयार गुड्स को तो कहीं खपाना भी था, और खपाया कहाँ जाएगा? तो उस समय में इंडिया में आपको पता है जैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन था, तो वो एक मार्केट के तौर पे इमर्ज हो रहा था, ठीक है। और वो मार्केट को खपाने के लिए वो तैयार हुए गुड्स को सिर्फ इंडिया में आके सेल करता था। तो इंडिया को सिर्फ मार्केट बना दिया गया, किसका? फिनिश्ड गुड्स का और रॉ मटेरियल का सप्लायर। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी हम लोग देखेंगे टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था? तो द डिक्लाइन ऑफ हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री, मैंने बताया था सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। उसके बाद द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। यानी कि जो इंडिया पहले फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्टर था उसको ख़त्म करके सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया गया था। उसके बाद टर्न इंडिया इनटू अ अपस्लाउकी मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ दूज इंडस्ट्री, यानी इंडिया को सिर्फ फिनिश्ड गुड्स का मार्केट बना दिया गया था सामान बेचने के लिए। अ फ्यू इंडस्ट्री केम अप लाइक कॉटन एंड जूट, टेक्सटाइल मिल्स, आयरन एंड स्टील अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसके बावजूद भी इंडिया में कुछ जो उस समय में इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, खास करके आपको पता है कि टिस्को जमशेदजी टाटा जी ने 1907 में एस्टेब्लिशमेंट किया था। तो इसी तरह से एक कॉटन मिल था, जूट मिल था जो बंगाल के इसरा में, कॉटन मिल था जो पहले कोलकाता में, और कलकत्ता उसके बाद फिर एक लार्ज स्केल पे बम्बई में 1854 में कॉटन मिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये सब बहुत थोड़ी मात्रा में था। पुअर कंट्रीब्यूशन फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द जीडीपी, यानी इतना भी नहीं था कि जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए। लिमिटेड एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं था थोड़ी बहुत मात्रा में रेलवे था और पोर्ट्स था। दिस सेक्टर वाज कन्फाइंड ओनली टू द रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंट्स। और जो भी ब्रिटिश अपने बेनिफिट के लिए इस सब को सेटअप किया था तो ये बहुत थोड़ी मात्रा में था, अदरवाइज किसी भी तरह का इंडस्ट्री इंडिया में उस समय में नहीं था। ट्रेस द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अच्छा, 19th सेंचुरी कब से कब तक होता है? तो 1801 से लेके 1900 तक, इसी को हम लोग बोलते हैं 19th सेंचुरी सेकेंड हाफ। यानी कि ट्रेस द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, यानी कि 1850 के आसपास मॉडर्न इंडस्ट्री में क्या क्या ग्रोथ हुआ था, यानी कि कौन कौन ऐसा इंडस्ट्री सेटअप हुआ था 1850 के आसपास। तो ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री बिगन टू फ्लरिश स्लोली, बहुत धीरे धीरे फ्लरिश कर रहा था, ग्रो कर रहा था। जैसे कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स वर सेटअप। जूट टेक्सटाइल कहाँ पे? बंगाल में। अभी भी इंडिया सबसे बड़ा जूट का प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर है, ठीक है।
और जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी कहाँ पे होता है, तो वेस्ट बंगाल में। उसके बाद और कॉटन, कॉटन कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में, ब्लैक सोइल में। तो कॉटन इंडस्ट्री भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगेगा, महाराष्ट्र और गुजरात में। द कॉटन टेक्सटाइल मिल वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वही महाराष्ट्र और गुजरात, मेनली महाराष्ट्र एंड गुजरात। द जूट टेक्सटाइल मिल वर कंसंट्रेटेड इन द बंगाल। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1970, ये नहीं 1970 नहीं, 1907। उसके बाद अ फ्यू अदर इंडस्ट्री लाइक सीमेंट, सीमेंट का आपको पता है कि चेन्नई में सबसे पहले सीमेंट इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। उसके बाद पेपर, शुगर, ठीक है, कैम अप लेटर। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर ऑन जीडीपी वाज वेरी स्मॉल, यानी कि ये सब इंडस्ट्री तो बन चुका था 1850 से लेकर 1900 के आसपास, लेकिन इतना भी प्रोडक्शन नहीं होता था कि जीडीपी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर पाए। तो थोड़ी बहुत मात्रा में ये सब था। 19 सेंचुरी के मिड में ये सब इंडस्ट्री सेटअप हो चुका था। डिफाइन द कैपिटल गुड इंडस्ट्री। अब कैपिटल गुड इंडस्ट्री मतलब कितना, किसको बोलते हैं, जिसमें पूंजी हो ज़्यादा। तो द कैपिटल गुड इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्री दैट कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स करेंट कंजप्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल के समय में इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था, क्या कंडीशन था उस समय में। द कंडीशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज राव सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट इटीसी, यानी ये सब का क्या था, ये सब रॉ मटेरियल था। और इस रॉ मटेरियल से ब्रिटेन में बड़े बड़े इंडस्ट्री को चलाया जाता था, ठीक है। तो इसका इंडिया क्या बन चुका था, एक एक्सपोर्टर बन चुका था। उसके बाद एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स एंड कैपिटल गुड्स। सिंपल सी बात है, इसी रॉ मटेरियल से जब वो कपड़ा तैयार हो जाता था, फिनिश गुड में चेंज हो जाता था, तो उसी फिनिश गुड्स को इंडिया में आके बेचा जाता था। तो इंडिया क्या बन चुका था, एक मार्केट बन चुका था। ब्रिटिश मेंटेन्ड मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सिंपल सी बात है, उसी के कंट्रोल में था, एकदम मोनोपोली था। इंडिया को एक्सपोर्टर बनाना है सिर्फ रॉ मटेरियल का, और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बनाना है, मार्केट बनाना है। द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। आपको पता है, मैंने बताया था 1869 में जब सुएज कैनाल बन गया था, तो सीधे मेडिटेरियन सी से रेड सी, और रेड सी से सीधे अराबियन सी, यानी इतना लंबा जो रास्ते जो पहले अटलांटिक ओशन से साउथ अफ्रीका को पार करते हुए इंडिया पहुंचता था ब्रिटेन, उसको समय का भी बचत हो गया और फ्यूल का भी बचत हो गया, जिसके कारण इंडिया और ब्रिटेन के ट्रेड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। जनरेशन ऑफ द लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस विच वाज यूज्ड टू मीट वेरियस एडमायरेटिव एंड वॉर एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो भी लार्ज एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, वो सिंपल सी बात है क्या होता था, यूज टू मीट वेरियस एडमायरेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश। यानी इंडिया के पैसों से, इंडिया के पैसों से ब्रिटिश लड़ाई लड़ता था, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा, और अदर कॉलोनी था ब्रिटेन का, तो वहाँ पे भी अगर कोई लड़ाई होता था तो पैसा किसका यूज होता था, रिसोर्स किसका यूज होता था, इंडिया का यूज होता था। क्यों, क्योंकि इंडिया भी एक कॉलोनी था। यानी कि इंडिया का डेवलपमेंट करने के बदले वो लोग अपना लड़ाई भी लड़ता था और अपने कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करता था। व्हाट फैक्टर हेल्प द कॉलोनियल गवर्नमेंट मेंटेन मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज ट्रेड। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हेल्प किया था इंडिया को मोनोपोली, इंडिया में एक मोनोपोली ट्रेड को मेंटेन करने में। द कॉलोनियल गवर्नमेंट मेंटेन अ मोनोपोली ओवर इंडियाज ट्रेड। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन while the rest was the China, Ceylon and Persia। यानी एक तो मैक्सिमम था कि इंडिया में फॉरेन ट्रेड को एकदम पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड कर दिया था, कौन, ब्रिटेन ने। यानी कि ब्रिटेन एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, ब्रिटेन में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता इंडिया फिनिश गुड्स का, कोई भी फिनिश गुड्स का। और इवन इंडिया वाले या इंडिया से श्रीलंका और चाइना से भी जो बिजनेस होता था उस पर भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा था, ब्रिटेन बैन लगा के रखा था। India was made an exporter of raw material and an importer of finished consumer goods and capital goods. The opening of Suez Canal further helped to the intensify British control over India's foreign trade. Next, what was the implication of huge export surplus generated from the India's foreign trade? The generation of the large export surplus came at the huge cost of the country's economy. क्या क्या? The several essential commodity, food grains, clothes,
kerosene etc were scarcely available in the domestic market। यानी कि इस तरह का पॉलिसी से यानी इंडिया में जो भी बेसिक नीड्स होता है उस नीड्स का भी इंडिया में जो डिमांड होता है वो डिमांड भी फुलफिल नहीं हो पा रहा था। और द एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एन फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया। यानी एक्सपोर्ट तो हो रहा था लेकिन उससे इंडिया में कोई भी गोल्ड सिल्वर सब ये सब नहीं आ रहा था। जैसे इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इंडिया में एंशियंट टाइम से ही हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे और ख़ास करके मसाला, कॉटन ये सब एक्सपोर्ट करते। और उस समय में एंशियंट टाइम में इंडियन मसाला और इंडियन कॉटन के बदले इंडिया में गोल्ड और सिल्वर का बहुत ज़्यादा फ्लो होता था, जिसके कारण इंडिया में सोना और चांदी जो भी होता है गोल्ड और सिल्वर पूरी तरह से पड़ चुका था, जिसको हम लोग सोने की चिड़िया। इंडिया में गोल्ड प्रोडक्शन नहीं होता था, बस एक्सपोर्ट से हम लोग सोना यहाँ पे आता था, लेकिन यहाँ जो एक्सपोर्ट होता था उससे ये सब चीज़ नहीं आता था। द एक्सपोर्ट सरप्लस वर यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम लीडिंग टू द ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ। जैसे आपको बताया था कि दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखा था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 के आसपास इस बुक को पब्लिश किया था। उस बुक में पहली बार बताया था कि इंडियन ब्रिटिश इकोनॉमी एक ऐसे सिस्टम की तरह काम कर रहा है जिसमें सारे जो रिसोर्स होता है उस रिसोर्स का फिल्ट्रेशन होके कहाँ पे चला जाता है, ब्रिटेन चला जाता है। इसी को ड्रेन थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। जॉन सुलिवन ने भी बोला था कि ब्रिटिश कॉलोनी गवर्नमेंट एक स्पंज की तरह काम करता है जिसमें गंगा किनारे सारी रिसोर्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, उठा लिया जाता है और टेम्स नदी के किनारे यानी कि लंदन में जाके निचोड़ दिया जाता है। यानी कि इंडिया का सारा रिसोर्स यहाँ से उठा के और ब्रिटेन में जाके छोड़ दिया जाता था। तो इसी को ड्रेन थ्योरी बोलते हैं और यही सिस्टम इंडिया में चलता था। विच ईयर इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड एंड व्हाट एज इट सिग्निफिकेंस। जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखे थे कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है? तो बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मैंने बताया था देर आर 5 स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जिसमें इंडिया 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज में था और 1921 से इंडिया सेकेंड स्टेज में इंटर कर चुका था। यानी बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट रिमेंड वेरी है। यानी फर्स्ट स्टेज में क्या होता था, बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है, दोनों हाई होता था, जिसके कारण एक कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं कर पा रहा था इंडिया का पॉपुलेशन। आफ्टर 1921 इंडिया इंटर इनटू द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई बर्थ रेट बट डिक्रीजिंग डेथ रेट। यानी बर्थ रेट तो अब हाई हो रहा है लेकिन डेथ रेट धीरे धीरे अब कम हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो इंडिया 1921 में चला गया था और इसीलिए 1921 को हम लोग ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। इसके बाद से इंडिया सेकेंड स्टेज में इंटर कर चुका था, तो इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट, गिव अ क्वांटिटेटिव अप्रेजल। क्वांटिटेटिव मतलब आपको डेटा देना होगा, ठीक है, ऑफ इंडिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो क्या था, द मेन फीचर ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वर इंडिया इंटर्ड द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर 1921। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस देन 16%, जो हम लोग देखे थे ऑब्जेक्टिव में। और लिटरेसी रेट कितना था, लगभग फीमेल लिटरेसी रेट वाज 7%। यानी ओवरऑल तो 16% से भी कम था और फीमेल का भी उसमें बात करें तो 7% से भी कम इंडिया का लिटरेसी रेट था। उसके बाद पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी वर आइदर अनअवेलेबल और इनएडिक्वेट। एक तो नहीं के बराबर था, नहीं के ही बराबर था पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी कोई ऐसा सिस्टम था ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया के बारे में सोचना ही था। उसका मेन पर्पस था कि इंडिया के रिसोर्स से ब्रिटेन का इकोनॉमी कैसे बूस्ट करे। द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई, जिसमें हम लोग देखे थे अलार्मिंग, जिसमें IMR कितना था, 280 था। यानी IMR कैसे निकाला जाता, 1000 बच्चा जो पैदा होता है वो बच्चा 0 से लेके 1 साल तक कितना बच्चा 1000 में डेथ कर जाता है। तो 1951 के आसपास इंडिया में 1000 में 218 बच्चा डेथ कर जाता था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज ऑल्सो वेरी लो, 32 ईयर्स। यानी कि एवरेज इंडिया के इंडिपेंडेंट के टाइम एवरेज एक पर्सन सिर्फ 32 साल तक जीता था, इसी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते थे। और ये सिचुएशन था इंडिया का एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हाईलाइट द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और द प्री इंडिपेंडेंस इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट विथ अ वैलिड एक्सप्लेनेशन। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है और ये दोनों क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर एक ही करना है। क्या, द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वर ग्रेटर इंडिपेंडेंस ऑन प्राइमरी एक्टिविटी। मेन था प्राइमरी, मैंने आपको बताया था लगभग 75% लोग इंगेज था कहाँ पे, प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर में। 10% कहाँ पे, सेकेंडरी में, इंडस्ट्री में। और 15% टर्सरी सेक्टर में। तो वही देखेंगे हम लोग
एज द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल लेक्चर, क्वेश्चन हमको लगता है वही फिर से रिपीट हो गया है। क्या था? सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर में कितना था? 70 to 75%, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेकेंडरी में कितना था? 10%, सर्विस में 15 to 20%। रीजनल वेरिएशन इन द ऑक्यूपेशनल एक्सचेंजर पार्ट्स ऑफ द देन मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एंड बंगाल, मेनली 3 प्रेसिडेंसी था। ब्रिटेन जब यहाँ पे रूल कर रहा था तो पूरे इंडिया को 3 प्रेसिडेंसी में बांटा था। बंगाल प्रेसिडेंसी जो कि सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा यानी कि एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी और रिसोर्स वाइज भी। उसके बाद कौन सा था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी था और मद्रास प्रेसिडेंसी। विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज विद द commensurate increase in the manufacturing and service sector. However, there had been an increase in the share of the workforce in agriculture during the same time in states such as Orissa, Rajasthan and पंजाब। यानी कि इस सब में तो ज़्यादा फोकस किया गया, लेकिन उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में इस सब पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। तो ये सब स्टेट काफ़ी उस समय भी पिछड़ा था और अभी भी है। तो यही एक डिवीजन था। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज ऑन द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। रेलवे का क्या इम्पैक्ट पड़ा था ब्रिटिश रूल के समय, ठीक है, इंडिया में। अब सिंपल सी बात है, मैंने बताया था रेलवे भी जो ब्रिटेन इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट किया था तो उसका मोटिव वही था कि उसको कैसे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा सहायता मिले, ठीक है, इसी पर्पज से। क्योंकि इंडिया एक, आपको पता है इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री था, ठीक है, और रिसोर्स सारा यहाँ पे मिलता था, इस एरिया में रिसोर्स मिलता था। और यहाँ पे पोर्ट पे, इंडिया में पोर्ट पे इस सारी रिसोर्स को लेके आना था। तो यहाँ से लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास, 2000 से 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता था। तो इसी डिस्टेंस को कम करने के लिए उन्होंने रेलवे का एस्टैब्लिशमेंट किया। और यहाँ पोर्ट से फिर इस पोर्ट से सुएज कैनाल होते हुए ब्रिटिश सामान पहुँचता था। तो मेन पर्पस वही था कि हम लोग अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैसे कम करें, टाइम को कैसे कम करें, तो यही पर्पस था। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया इन 1850। इसी में हम लोग देखे थे कि 1853 में इंडिया में पहला रेलवे चला था। कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से ठाणे के बीच। इट एनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल एंड देयर बाय ब्रेक जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा क्या था? एक लॉन्ग ब्रेक करना था, ये डिस्टेंस को ब्रेक करना था, जो इतना ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस था इंडिया का, और रॉ मटेरियल और कोई भी जो रिसोर्स होता है उस रिसोर्स को पोर्ट तक पहुंचाने के लिए। दूसरा, रेलवे होने से क्या हुआ था? तो रेलवे होने से लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मूवमेंट बढ़ गया था। और मूवमेंट जब बढ़ गया था तो लोग कल्चरली एक दूसरे को ज़्यादा जानने लगे थे। इट फोस्टर द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर which adversely affected the self-sufficiency of the village economy in India. The volume of India's export expanded, but its benefits did not occur the India's people. सिंपल सी बात है, इसका बेनिफिट तो मिला, जीडीपी में ग्रोथ तो हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट इंडियन लोगों पे नहीं पड़ा। किस पे पड़ा? ब्रिटेन पे पड़ा था। नेक्स्ट, what objective did the British intend to achieve through their policies of infrastructure and development in India? The British government intend to achieve the following objective through infrastructure development. तो क्या? तो रेलवे were developed to market the finished products into the interior of India। यानी कि जो भी इंडिया में फिनिश गुड्स को पहुंचाने में रेलवे क्या किया? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एक जगह से सामान को दूसरी जगह पे पहुंचाने में। उसके बाद रोड वर कंस्ट्रक्टेड टू मोबिलाइज द आर्मी विद इन इंडिया एंड फॉर कैरिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और पोर्ट टू सेंड देम टू इंग्लैंड। रोड भी इसलिए बनाया गया था कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री था और उस बहुत बड़े कंट्री को रूल करने के लिए, उस कंट्री पे रूल करने के लिए, और कहीं पे भी आपको पता था कि कहीं पे कोई भी रिवोल्ट हो जाता था, कोई आदिवासी रिवोल्ट हो जाता था, ट्राइबल रिवोल्ट हो जाता था, सैनिक रिवोल्ट हो जाता था, तो उसको दबाने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए आर्मी का मूवमेंट बहुत ज़रूरी था, जिसके कारण उन्होंने रोड का भी कंस्ट्रक्शन करवाया ताकि आर्मी को जल्दी से जल्दी भेज सके और गुड्स को भी जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट करवा सके। तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर डेवलप टू सर्व द ऑब्जेक्टिव मेंटेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिचुएशन इन द इंडिया। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पोस्ट ऑफिस का, टेलीग्राम का, इस सब का भी उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज किया था और जिसका बाद में चल के इंडिया को भी फायदा हुआ था। नेक्स्ट, वर देयर एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। अब हम लोग तो देख चुके हैं, अभी तक जितना भी देखे हैं सिर्फ नेगेटिव देखे हैं, तो क्या ऐसा भी कुछ सिस्टम था या कुछ ऐसा पॉलिसी था जो कि पॉजिटिव इफेक्ट डाला था इंडिया के ऊपर? अभी तक तो हम लोग जो भी क्वेश्चन देखे हैं या तो ऑब्जेक्टिव या
सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें यही था कि हम लोग सिर्फ नेगेटिव में नेगेटिव पढ़े हैं और ब्रिटिश ने ऐसा किया भी था, लेकिन क्या कोई ऐसा सिस्टम था जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला था इंडियन इकोनॉमी पे या इंडिया पे, तो वही हम लोग को देखेंगे। और लास्ट में थोड़ा पॉजिटिव होना भी चाहिए। यस, द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया वर, क्या था? द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवे ओपेंड अप न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। अब एक बात बताइए, ब्रिटिश भले अपने बेनिफिट के लिए रेलवे और रोड को यहाँ पे बढ़ावा दिया, रेलवे को एस्टाब्लिशमेंट किया, रेलवे को बढ़ाया, रोड को बढ़ाया, तो क्या जब इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ था तो ब्रिटिश यहाँ से छोड़ के जा रहे थे, क्या रेलवे लेके गए, क्या रोड लेके गए? नहीं। यानी कि कुछ ना कुछ तो उसका बेनिफिट इंडिया को भी मिला, वो रेलवे तो छोड़ के ही गया, तो रेलवे तो हम लोग का ही प्रॉपर्टी हुआ। ब्रिटिश रूल हेल्प द इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम अ बार्टर सिस्टम। पहले इंडिया में क्या था? एक बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स फॉर गुड्स, सामान के बदले सामान, और उसको हटा के उन्होंने क्या किया? एक्सचेंज टू मॉडर्निटी सिस्टम ऑफ द एक्सचेंज, यानी कि एक पैसा का पद्धति पूरी तरह से कंप्लीटली इंडिया में लागू किया। कौन? ब्रिटिश। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सच एज द कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी एंड कॉटन विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। और कैश क्रॉप्स को उन्होंने बढ़ावा दिया, भले वो अपने बेनिफिट के लिए किया, क्योंकि कैश क्रॉप्स का डिमांड, यहाँ का कैश क्रॉप्स का डिमांड बहुत ज़्यादा था। जैसे इंडिगो, इंडिगो से कलर बनता था, ठीक है, यूरोप में। उसके बाद जो टी, कॉफ़ी, सब का डिमांड काफ़ी ज़्यादा था यूरोप में, अभी भी डिमांड, क्योंकि यूरोप एक ठंडा प्रदेश है और ठंडा प्रदेश में ये गर्म चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है। तो ये कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करवाना किसने स्टार्ट करवाया था? ब्रिटेन ने। और बाद में चल के इंडिया का भी इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ था। तो ये सब क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। बाद में हम लोग देखेंगे समाज में, तो सती प्रथा को बंद करवाया, विधवा विवाह को बंद करवाया, विधवा विवाह को चालू करवाया। पहले विडो मैरिज एक्ट नहीं होता था, तो विडो मैरिज एक्ट लेके आए, ठीक है, तो ये सब होता था। और सती प्रथा जो होता था, चाइल्ड मैरिज, ये सब पे उन्होंने काफ़ी काम किया, जो उस समय में भले हमको अच्छा नहीं लगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था हमारे समाज पे, जो कि गलत चीज़ उस समय में प्रैक्टिस हो रहा था। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय।